हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। भाई जो डीएसएसबी के लिए है, टीजीटी पीजीटी के लिए, वो जो पीजीटी में आएगा 20 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड और टीजीटी में आएगा 10 मार्क्स का। तो उसके लिए हम अब से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर मैं आपको थोड़ा बहुत थ्योरी पोर्शन करवाती रहूँगी और साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगी। मेनली तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करवाऊँगी, बस थोड़ा बहुत थ्योरी पोर्शन जो होगा वो आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी। और एक जो इसकी पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है भाई, चलो करें फिर स्टार्ट। आपको बस मैं एक बार पढ़ा देती हूँ थोड़ा थोड़ा कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या होते हैं और मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं। फिर आप इस पीडीएफ से पढ़ लेना अच्छे से अपने ढंग से। पहला जो प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल रहेंगे वो अपने पास फैक्ट्स होते हैं जिनको यूज करके एक टीचर अपनी टीचिंग को और बेहतर बना सकता है और जिससे क्या हो सकता है, बच्चों का मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो उसी के अंदर जो पहला प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी है। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि अपने पास टीचर को दो तरह की एक्टिविटी करवानी चाहिए स्कूल में बच्चों को। एक तो अपने पास कौन सी होती है, मेंटल, जो अपने पास होती है मेंटली जो एक्टिविटी होती है वो, और एक होती है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी के अंदर बताता है कि फिजिकल एक्टिविटी का क्या फायदा होता है बच्चों को। अगर फिजिकल एक्टिविटी के साथ कोई चीज़ पढ़ाई जाती है, यानी कि एक्टिविटी यूज करके, कि जैसे अपने पास कोई स्टोरी पढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग से ग्रुप बना देंगे बच्चों को और उनको उस स्टोरी के अंदर जो जो नाम है वो नाम दे देंगे और वो एक बार करके दिखा देंगे। तो उससे क्या होगा, बच्चों की जो स्टडी होती है वो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, मतलब बहुत टाइम तक उनको मेमोराइजेशन पावर उससे इंक्रीज हो जाती है। उससे वो फैक्ट क्या हो जाएंगे, ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहेंगे एज कम्पेयर टू अगर आप मेंटल एक्टिविटी होती है कि बार बार आप क्या करवा रहे हो, उस चीज़ को पढ़ा रहे हैं। मेंटल एक्टिविटी से करवाई हुई चीज़ें कम टाइम के लिए टिक पाती है और जो फिजिकल एक्टिविटी से करवाई हुई चीज़ें हैं वो ज़्यादा टाइम तक टिक पाती है। ये इसके अंदर बताया हुआ है। और एक्टिविटी अपने पास 2 टाइप की होती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो है ये आप पढ़ लेना इसके अंदर। नेक्स्ट जो रहेगा वो अपने पास प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट नेक्स्ट रहेगा प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि टीचर को ये देखना है कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पर है, उसी टॉपिक को सबसे पहले करवाना ताकि बच्चे को पता ही ना चले कि हम उसको अगर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो अच्छे से उसको अडेप्ट कर पाए। तो इसलिए पहले बच्चे का इंटरेस्ट टीचर को देखना चाहिए। वो कैसे देखेगा, टीचर उनसे क्या कर सकता है, टीचर उनसे क्वेश्चनिंग कर सकता है, उससे देख सकता है, या उनके बिहेवियर से देख सकता है, या उनसे पूछ सकता है कि वो कौन कौन से एरिया से आए हैं। उससे क्या होगा, टीचर को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि बच्चे को सबसे पहले क्या करवाना चाहिए। अब अलग अलग बच्चे का अलग अलग इंटरेस्ट होता है तो टीचर को ओवरऑल क्लास लेके चलना पड़ता है कि मैक्सिमम बच्चों का किस तरफ इंटरेस्ट है, फिर उसी के अकॉर्डिंग सब बच्चों को अलग अलग, फिर उनके जो रेमेडियल टीचिंग करता रहेगा वो बार बार। तो सबसे पहले ये देखना कि ओवरऑल क्लास का फायदा कहाँ हो सकता है। ठीक है भाई, तो दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। थर्ड अपने पास है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। क्या करना है कि अगर बच्चे को कुछ भी हम समझा रहे हैं तो उसकी जो लाइफ है, जो उसकी घर की जो लाइफ है, उससे जोड़ने की कोशिश करना है। अपने सब्जेक्ट को, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को, उसकी लिंकिंग लाइफ करना है, यानी कि उसकी लाइफ से, उस टॉपिक को उसकी लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करनी। ये अपने पास है थर्ड प्रिंसिपल जिसपे टीचर काम करेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिफाइनाइट एम। प्रिंसिपल ऑफ डिफाइनाइट एम। प्रिंसिपल ऑफ डिफाइनाइट एम में ये होता है कि टीचर को ये क्लियर होना चाहिए, अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए कि उसको कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं। उसी टीचर को सबसे पहले बस ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए कि टीचर को करवाना क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे तभी तो वो बच्चों को उसके अकॉर्डिंग करवा पाएगा। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ डिफाइनाइट एम। नेक्स्ट है फिफ्थ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। टीचर को सिलेबस का सिलेक्शन, यानी कि कंटेंट का जो सिलेक्शन है वो इतने अच्छे ढंग से करना है कि जो कंटेंट है उसको इतने अच्छे ढंग से सेलेक्ट करना है कि बच्चे को लार्जर ऑब्जेक्ट, मतलब जो टीचर है वो उसके लार्जर ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। कंटेंट का इस तरह से कंटेंट को सिलेक्ट करना है कि जो उसे ऑब्जेक्टिव तैयार किए हैं उनमें मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव को वो अचीव कर पाए। ये है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। नेक्स्ट अपने पास जितना अच्छा सिलेक्शन होगा उतने ही ऑब्जेक्टिव ज़्यादा अचीव कर पाएगा, और जितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को टीचर अचीव कर पाता है लर्निंग उतनी ही बेहतर होगी। नेक्स्ट है अपने पास प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग में ये है
कि टीचर को पहले से कि उसे सबसे पहले क्या करना है जाके क्लास में, उसके लिए टीचर को सबसे पहले एक बार अपनी प्लानिंग कर लेनी चाहिए उस कंटेंट के लिए, उस चैप्टर के लिए, उस टॉपिक के लिए। अगर प्लानिंग जितनी बेहतर होगी लर्निंग उतनी ही अच्छी होगी। ये है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट अपने पास है प्रिंसिपल ऑफ डिविजन्स। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन का मतलब ये होता है सिलेबस को इस तरह पार्ट्स में डिवाइड करना है कि सबसे पहले इजी लेवल रहे फिर डिफिकल्ट लेवल रहे, यानी कि जो सिलेबस का या उस टॉपिक का या उस चैप्टर का डिवीजन अच्छे से करना है टीचर को क्लास में जाने से पहले। ये सारे के सारे प्रिंसिपल किस लिए कर रहे हैं हम, ताकि जो लर्निंग है वो बेहतर हो सके, हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। नेक्स्ट है अपने पास प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन। इस चीज़ का टीचर को ज़्यादा ध्यान रखना है। प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन, कोई भी टॉपिक करवाया है तो उसको बार बार रिवीजन करवाए, अदरवाइज बच्चा भूल जाएगा। इस चीज़ का रिवीजन नहीं होगी तो वो कुछ टाइम के बाद चीज़ों को भूल जाएगा। मैक्सिमम रिवीजन होगा तो मैक्सिमम जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतने लंबे टाइम तक चीज़ें रुक पाएगी। ठीक है भाई, मतलब बच्चा इतने लंबे टाइम तक, उसको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रख पाएगा अगर उसने रिवीजन बार बार किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है अपने पास प्रिंसिपल नंबर 9। 9 में है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग। टीचर को बच्चे के साथ डेमोक्रेटिक डील करना है ताकि बच्चा टीचर को सारी की सारी अपनी प्रॉब्लम बता सके। वो कहाँ कहाँ पर उसे चीज़ें समझ नहीं आ रही, उसे समझने में प्रॉब्लम हो रही है, स्कूल इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, वो तभी टीचर को कह पाएगा जब टीचर डेमोक्रेटिक डीलिंग करेगा, यानी कि टीचर उनसे क्या रहेगा, फैमिलियर रहेगा। ठीक है, फ्रेंडली रहेगा। ठीक है, क्योंकि टीचर जो है उसको डेमोक्रेटिक ही टीचिंग करनी है, क्योंकि अगर वो ऑटोक्रेटिक होगा यानी कि अथॉरिटेटिव होगा तो बच्चा उससे कुछ कह ही नहीं पाएगा, और जब कुछ बता ही नहीं पाएगा तो आप उसका सॉल्यूशन कहाँ से करेंगे। तो इसलिए टीचर को डेमोक्रेटिक रहना चाहिए, उससे टीचिंग और यानी कि लर्निंग जो होती है वो और बेहतर होती है और आपकी टीचिंग और अच्छी होती है। नेक्स्ट है 10th प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, और स्किनर भी कहते हैं कि मोटिवेशन, लर्निंग के लिए मोटिवेशन इज ए सुपर हाईवे। स्किनर ने भी ये बात कही है कि मोटिवेशन इज ए सुपर हाईवे फॉर लर्निंग, यानी कि टीचर को बच्चों को बार बार क्या करना है, मोटिवेट करना है ताकि उनके अंदर अलग से एक जुनून पैदा हो उस चीज़ को करने का, अपनी लर्निंग को और बेहतर बनाने का। तो मोटिवेशन जो है वो लर्निंग के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस पे आता है। अगर बच्चे मोटिवेटेड होंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे, लर्निंग और बेहतर होगी, वो सीखने के लिए और ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट है अपने पास प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन। प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन का मतलब होता है लेंथी और जो डली टीचिंग टास्क होगा उससे बच्चे बोर हो जाएंगे, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, तो आपको क्या करना है उसके अंदर, उस जो जिससे बच्चे बोर हो रहे हैं उस बोरियत को दूर करना है। अगर कोई लेंथी टॉपिक है तो उसका क्या करना है, आपको छोटे छोटे टॉपिक्स के अंदर उसको डिवाइड कर लेना है। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन है, यानी कि आप टॉपिक को रिक्रिएट कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास 12th जो रहेगा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज। बच्चे अलग अलग सोसाइटीज से, अलग अलग एरियाज से आते हैं, तो हर बच्चा इंडिविजुअली डिफरेंट होता है, और बच्चा अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेज रखता है तो टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंसेज का तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि हर बच्चे का जो सीखने का तरीका है वो अलग होता है, तो इस चीज़ का टीचर को ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ बच्चे सुपीरियर और टैलेंटेड होते हैं, कुछ वीक और डल होते हैं, कुछ एवरेज परफॉर्मेंस के होते हैं, और कुछ स्पेशल लर्निंग प्रॉब्लम होती है, यानी कि कुछ को क्या होती है, एक स्पेशल हेल्प चाहिए होती है, कुछ एवरेज बच्चे होते हैं, कुछ वीक और डल होते हैं, कुछ सुपीरियर और टैलेंटेड है। तो टीचर को इन चारों तरह के बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर सुपीरियर और टैलेंटेड है तो उनके लिए कुछ टफ क्वेश्चंस डाल दे अलग से, और जो वीक और डल स्टूडेंट्स है उनको भी ऐसा फील ना हो कि उन्हें कुछ नहीं आता, वो कुछ नहीं कर सकते, उनको मोटिवेट करें और उनको बार बार उनका रिवीजन करवाएं। स्टूडेंट्स जो एवरेज परफॉर्मेंस के हैं वे, ताकि वो टैलेंटेड बन सके, तो उनके लिए क्या करें, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल वीक लेवल से बढ़ा दे और सुपीरियर से थोड़ा सा कम रखे। ठीक है, जिनको स्पेशल हेल्प चाहिए तो उनको क्या करें कि थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के अलग से पढ़ा दे। ठीक है भाई, नेक्स्ट है 13th प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग के अंदर क्या होता है, सबसे पहले टीचर को डायग्नोस करना है कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ है, उसके बाद रेमेडियल मेजर फिर अडॉप्ट करना है रेमेडियल मेजर,
रेमेडियल मेजर्स का मतलब होता है कि फिर उसको जो भी हेल्प चाहिए, वो जहाँ जहाँ डिफिकल्टी उसको महसूस हो रही है वहाँ पे आपको क्या करनी है, एक स्पेशल हेल्प प्रोवाइड करनी है, यानी कि खुद उसको क्या करना है, बता देना है या अलग से पढ़ा देना, जैसा भी उसको चाहिए, जहाँ पे उसको प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पर। ठीक है, पर सबसे पहले आपको डायग्नोज करना पड़ेगा। डायग्नोज करने से ही तो आपको पता चलेगा कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ पे है। ठीक है भाई, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। सबसे पहले डायग्नोज करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे रेमेडियल मेजर्स। नेक्स्ट है 14th प्रिंसिपल। 14th प्रिंसिपल आएगा प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी। टीचर को बच्चों के प्रति थोड़ा सा सिंपैथिक बिहेवियर रखना चाहिए। सिंपैथेटिक रहेंगे तो बच्चे मोटिवेटेड, आप बच्चों को ईजिली मोटिवेट कर पाएंगे। सिंपैथेटिक बिहेवियर से क्या कर पाएंगे, आप बच्चे को, जो भी अपने पास सिंपैथेटिक टीचर होगा स्टूडेंट्स के प्रति, तो वो ईजिली उनको मोटिवेट कर पाएगा लर्निंग के लिए। तो इसलिए टीचर को सिंपैथेटिक होना चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी। प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, ये तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट रेफर टू रिमूव बैरियर्स फ्रॉम द वे ऑफ स्टूडेंट एंड प्रेजेंटिंग सच स्टिमुली बिफोर। आपको क्या करना है कि उसको एक स्टिमुलस यानी कि एक उद्दीपक दे देना है जिससे रीइंफोर्समेंट होती रहे। आपको बार बार रीइंफोर्समेंट करना है, यानी कि उसको बार बार आपको अभ्यास करने के लिए क्या करना है, प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है। लास्ट रहेगा ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग टू सेंसेज। एक बच्चे को कि वो सेंसेज से चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, इस चीज़ की क्या करनी है, ट्रेनिंग देनी है। टीचर को क्लास में उन लोगों को मतलब बच्चों को सिखाना है। ठीक है भाई, ये 16 प्रिंसिपल है, मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया है, अच्छे से आप पीडीएफ की हेल्प से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग के अंदर क्या होता है, मैक्सिम्स। अब एक तो है प्रिंसिपल और एक है मैक्सिम्स। प्रिंसिपल होते हैं अपने मतलब टीचर्स क्लास में जो फैक्ट्स को यूज करता है, यानी कि जो जो फैक्ट्स दिए गए हैं कि इनसे हम टीचिंग को मतलब लर्निंग को और बेहतर बना सकते हैं। मैगजीन्स ऑफ टीचिंग होते हैं कि टीचर के खुद के पर्सनल जो एक्सपीरियंस होते हैं उनके बेसिस पे टीचर क्लास में टीचिंग करवा रहा है, वे होते हैं मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। दोनों ही प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग से और मैगजीम्स ऑफ टीचिंग से लर्निंग को बेहतर बनाया जा सकता है, लर्निंग को और अच्छा बनाया जा सकता है। ठीक है, लर्निंग को बेटर करने के लिए ही ये मैगजीम्स यूज करता है टीचर, और ये प्रिंसिपल्स यूज करता है। अब मैगजीम्स क्या क्या होंगे, पहला जो मैगजीम्स होगा, फर्स्ट जो मैगजीम्स होगा वो होगा फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्लास में जाके बच्चे को इजी चीज़ें करवानी है और फिर डिफिकल्ट करवानी है। इससे क्या होगा, इससे बच्चे के अंदर पता भी नहीं चलेगा आप न्यू इन्फॉर्मेशन कब पढ़ा देंगे, उसको कब न्यू इन्फॉर्मेशन दे देंगे। इसलिए आपका जो वे होना चाहिए टीचिंग का वो इजी टू डिफिकल्ट होना चाहिए। ठीक है, सेकंड जो मैगजीम्स है वो है अननोन टू अननोन। पहले बच्चा जिनसे नोन है, उसकी जो प्रियोर नॉलेज है उसके बेसिस पे आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उससे रिलेटेड उनको आप बता सकते हैं, ताकि उनको जो आगे की चीज़ है वो जानने की एक इच्छा प्रकट हो। तो पहले नोन चीज़ें बताएंगे उनको, फिर वो नहीं जानते जो उनके अंदर नई चीज़ें ऐड कर देंगे, तो वो हो जाएगा नोन टू अननोन। ठीक है, न्यू इन्फॉर्मेशन अननोन हो जाएगी, जो वो जानते हैं वो नोन हो जाएगी। फिर है अपने पास सीन टू अनसीन। सबसे पहले आप क्लास में जब जाएंगे, अपना चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे, जिन चीज़ों को वो देख सकते हैं वही एग्जाम्पल आप उनको देंगे। फिर उसके बाद उनको सोचने के लिए यानी कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जिसमें लगानी पड़ेगी वो हो जाएगी अनसीन। तो आपको फिर क्या करना, पहले सीन चीज़ें जिनको वो देख सकते हैं, जो कॉन्क्रीट मटेरियल है वो, और फिर अनसीन जिनको वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं, सामने देख नहीं सकते, उसकी तरफ आपको जाना है। नेक्स्ट अपना यही है जो मैंने अभी बताया, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। सबसे पहले कॉन्क्रीट का मतलब ये होता है जिनको चीज़ों को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो वाली सारी की सारी चीज़ें कॉन्क्रीट होती है। एब्स्ट्रैक्ट जो आप सोच सकते हैं, जिन्हें देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो होती है एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास जो रहेगा वो है फिफ्थ है कि फ्रॉम पार्टिकुलर टू जर्नल। सबसे पहले आप उनको पार्टिकुलर एक एग्जांपल दीजिए। जैसे आपको टेबल सिखानी है तो सबसे जैसे आपको एडिशन सिखाना है, 2 की पावर 2 पावर का कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, तो आप पहले उसको 2 की पावर 2 सिखाइए, फिर 2 की पावर 3 सिखाइए, 2 की पावर 4 सिखाइए, और फिर बताइए इस तरह से अगर 2 की पावर n कर दे तो वो इवन नंबर होते हैं। तो इस तरह से पहले उन्हें पार्टिकुलर एग्जाम्पल दीजिए, उसके बाद उनको जर्नलाइज करिए। ठीक है, तो ये होता है पार्टिकुलर टू जर्नल। नेक्स्ट अपने पास आता है होल टू पार्ट। गिस्टाल्टवादी जो है, जो गिस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट है, वो कहते हैं कि हम किसी भी चीज़ को सबसे पहले एज ए होल देखते हैं।
फिर उसके बाद उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले चीज़ को, जैसे हमें किसी हाथी के लिए अगर कोई ये कहे कि मतलब जैसे जैसे ही मैंने हाथी नाम लिया, आपके स्ट्रक्चर सबसे पहले हाथी की आई होगी, तो ये होगा होल। फिर उसके 4 पैर होते हैं, उसका मतलब एक उसके पैर होते हैं, उसके बारे में आपने सोचा होगा, उसका कलर कैसा होता है, ये सारी चीज़ें, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में आपने सोचा होगा, वो अपने पास आप एज ए पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई इनडेफिनेट टू डेफिनेट। ठीक है, फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब होता है व्हेन ए टीचर स्टार्ट टीचिंग द नॉलेज ऑफ गिवन बाय हिम इज नॉट डिफाइनाइट, यानी कि डेफिनेट इन एनी वे, इट बिकम्स डेफिनेट ओनली आफ्टर एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले टीचर उसको थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन देता है, जो थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन होती है वो इनडेफिनेट होती है, लेकिन जैसे ही एक्सपेरिमेंट करके आप एक रिजल्ट ले आएंगे तो वो डेफिनेट होता है। तो आपको पता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल पता होना चाहिए कि इस एक्सपेरिमेंट में करना क्या है, उसके बाद ही तो आप रिजल्ट लेके आएंगे। तो जो रिजल्ट आया है वो डेफिनेट है, और जो आपने थ्योरी, जो उसका प्रोसीजर आपने यूज किया है, दैट इज द इनडेफिनेट। फिर आता है 8th जो मैक्सिम्स है, वो ये कहता है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। सबसे पहले आपको बच्चे को साइकोलॉजिकली पढ़ाना है, फिर उसको लॉजिकल बनाना है। यानी कि आप व्हेन टीचिंग टास्क इज डन बाय कीपिंग इन व्यू द एज, ग्रेड, इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी ऑफ द चाइल्ड। उस बच्चे की एज के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं आप, ग्रेड के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, क्यूरियोसिटी को देख के। अगर ये चीज़ों को आप ध्यान में रख के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो मतलब आप साइकोलॉजिकल पढ़ा रहे हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे आप उसको लॉजिकल ले जाएंगे, फिर उसको क्या ले जाएंगे, लॉजिकल ले जाएंगे। यानी कि उसको आप क्या करोगे, लॉजिकल सीक्वेंस बनाएंगे और इनटू डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। ठीक है, तो उसको लॉजिकल टीचिंग कह देंगे। ठीक है, when one lesson is presented to student in a logical sequence by divided into parts, उसको क्या करेंगे आप, एक जो चैप्टर होगा, एक जो आपके पास लेसन होगा, उसको आप डिवाइड कर लेंगे पार्ट्स में, और फिर आपको पहले ये पढ़ाना है, फिर ये पढ़ाना है, फिर ये पढ़ाना। वो होती है लॉजिकल रीजनिंग। और बच्चों कौन सा टॉपिक में बच्चे ज़्यादा मतलब क्यूरियोसिटी हो रही है, उनका इंटरेस्ट कहाँ है, उनकी एज के अकॉर्डिंग हमें क्या पढ़ाना चाहिए, वो क्या होती है, साइकोलॉजिकल होती है। तो पहले साइकोलॉजिकली पढ़ाया जाता है और फिर उसको लॉजिकली, कि इस चीज़ को इस तरह से सीक्वेंस में ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और साइकोलॉजिकली आप कोई भी उसमें से पार्ट उठा के पढ़ा देंगे जिसमें बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो रहेगा वो 9th मैक्सिम्स रहेगा। 9th ये कहता है फ्रॉम इम्पेरिकल टू रैशनल। सबसे पहले बच्चे को इम्पेरिकली पढ़ाना है, फिर रैशनल। इम्पेरिकल का मतलब होता है, इम्पेरिकल नॉलेज इज दैट नॉलेज विच इज ऑब्टेन्ड बाय चाइल्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस। बच्चे या तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस करके सीखते हैं या फिर खुद से ही ऑब्जर्व करके सीखते हैं, वो अपने पास होता है इम्पेरिकल। ठीक है, जैसे अपने पास क्या होता है कि वाटर से हम आइस बनाते हैं, तो बच्चे खुद ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है इम्पेरिकली सिखाना। रैशनल होता है कि आप क्या कर रहे हैं, साइंस और फैक्ट्स के बेसिस पे बता रहे हैं कि ऐसा होता है, तो वो जो होगा वो अपने पास क्या होगा, वो होता है रैशनल जो टीचिंग होती है। रैशनल टीचिंग यानी कि साइंस के बेसिस पे जो आप बच्चों को बता रहे हैं वो रैशनल टीचिंग होती है, और बच्चे खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं और खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बिल्कुल अपने हाथों से, तो वो इम्पेरिकल हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट है 10th। और 10th में क्या है भाई, 10th में देखा फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसाइज। अब किसी भी चीज़ को आपको पता है कि तोड़ना बहुत आसान होता है लेकिन उसको बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो जब भी आप एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को क्या करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब किसी चीज़ को अलग अलग करके आप एनालाइज कर रहे हैं तो वो इजी है। सिंथेसाइज है, उनके सारे के सारे पार्ट्स को आप जोड़ रहे हैं और फिर एक रिजल्ट निकाल दें, दैट इज अ सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होता है, मुश्किल होता है एज कंपेयर टू एनालिसिस। तो एनालिसिस से आप सिंथेसिस के पहले आप उसको अलग अलग पार्ट में पढ़ाएंगे, फिर उसको एज अ होल पढ़ाएंगे, तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, सिंथेसिस। तो एनालिसिस टू आपको कहाँ जाना है, सिंथेसिस जाना है। नेक्स्ट अपने पास आता है 11th कहता है नेचुरलिज्म टू आइडियलिज्म। यानी कि सबसे पहले बच्चे को नेचुरल यानी कि इन्वायरमेंट से सीखने देना है, खुद से फिजिकली डेवलपमेंट होती है इन फ्री इन्वायरमेंट के अंदर। और आइडियलिज्म होता है अपने पास एजुकेट, बच्चा जब सोसाइटी से और अपनी लाइफ से सीखता है तो अपने पास नेचुरलिज्म होता है। और जब वो अपनी वैल्यूज से सीखता है, मतलब जैसे घर की जो वैल्यूज है, जो घर के जो परंपरा है उनसे सीख रहा है, या फिर अपने पास सोसाइटी से जो सीख रहा है, वो आइडियलिज्म है। ठीक है, जो फ्री इन्वायरमेंट में उसको किसी का कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं, वो नेचुरलिज्म है।
और जब आप एक रूल में बन जाते हैं तो वो आइडियलिज्म है। फिर नेक्स्ट अपने पास आता है ट्वेल्थ में है कि फ्रॉम टीचिंग टू सेल्फ स्टडी। पहले आप बच्चे को क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेट करके, और आप मोटिवेट भी कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ा भी रहे हैं, वो उतना ही कर रहा, फिर वो खुद से मोटिवेट होकर जो सेल्फ स्टडी करता है कि अब आप खुद को बार बार रिवीजन करना है, बार बार चीज़ें पढ़नी है। अगर वो आप पढ़ा रहे हैं सिर्फ उतना ही कर रहा है तो वो आपकी टीचिंग से कर रहा है, और जब वो सेल्फ स्टडी कर लग जाएगा तो वो खुद से कर रहा है। तो टीचिंग से आपको बच्चे को लेके जाना है सेल्फ स्टडी तक। सेल्फ स्टडी कब होगी, जब उसको चीज़ें आती होगी, तो पहले आप टीचिंग करवाएंगे, फिर वो सेल्फ स्टडी करेगा। ये थे अपने पास 12 मैगजीम्स थे, और जो प्रिंसिपल थे वो 16 थे, शायद 16 प्रिंसिपल। आपको अच्छे से ये थ्योरी पोर्शन पढ़ लेना है। पूरा का पूरा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड इन्हीं 16 प्रिंसिपल और 12 मैगजीम्स पे टिका हुआ है। ठीक है, अब करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस। थोड़े से तो करवा ही देती हूँ, आज थोड़ा सा वैसे हो गया काम। तो एक मिनट भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉब इज एब्सोल्युटली अनसुटेबल फॉर द टीचर। ठीक है भाई, कौन सी जॉब जो है वो एब्सोल्युटली अनसुटेबल रहेगी फॉर द टीचर। ठीक है, ये आपको बताना कौन सी रहेगी। एक्टिविटीज रिलेटेड टू ह्यूमन सर्विसेज, इंटरेस्ट ऑफ द टीचर इन द सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट ओनली। ये तो अच्छी बात है ना, अनसुटेबल कह रहा है, और ये भी अच्छी बात है। दूसरा कह रखा है टेकिंग वीकली टेस्ट बाय द टीचर इन द क्लास एंड इवेलुएटिंग द आंसर बुक। अगर आपने टेस्ट लिया और फिर बच्चे की बुक्स को, जो आंसर बुक है, उसको अच्छे से इवेलुएट कर रहे हैं, तो आपको कमियों का पता लग जाएगा। ये भी अच्छी बात है। तो डूइंग एनी ऑफ द अबव जॉब्स बाय रिड्यूसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग। अगर अपने पास टीचिंग की इम्पोर्टेंस को रिड्यूस कर दोगे तो फिर रह क्या जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो क्या रहेगा, अनसुटेबल रहेगा, एब्सोल्युटली अनसुटेबल रहेगा। बिल्कुल गलत है ये टीचर के लिए, ऐसा नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 2, इफ यू रिक्वेस्ट टू द प्रिंसिपल टू गिव फ्री कंसेशन टू ए पुअर स्टूडेंट। बट ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि इफ यू रिक्वेस्ट, अगर आप प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करते हैं कि फीस में कंसेशन दे दे, बट वो आपकी बात को नहीं सुनता, कोई रिस्पोंड ही नहीं करता, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। पहले में कहता है अपने पास यू विल, मैं हिंदी में थोड़ा थोड़ा समझा देती हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश में नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताती रहूँगी। ठीक है, यू विल अगेन रिक्वेस्ट टू द प्रिंसिपल। आप दोबारा जाके, एक बार जिस बंदे ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आप दोबारा फिर जाएंगे उसके पास। जब रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, इसका मतलब हेल्प करना ही नहीं चाहता, तो ये ऑप्शन अपने पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यू विल टेक लीव फ्रॉम द स्कूल, आप स्कूल ही छोड़ देंगे, ये तो गलत बात है। टीचर स्कूल थोड़े छोड़ सकता है, क्योंकि वो तो क्या है, बच्चों के लिए उनका मसीहा है और वो उनको छोड़ के नहीं जा सकता। फिर ऑप्शन नंबर 3 है, यू विल इनकरेज द स्टूडेंट टू रियलाइज द सिचुएशन एंड यू विल ट्राई टू हेल्प हिम टू अवेल सम अदर फैसिलिटीज। आप बच्चों को क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे कि वो एडमिशन ले, वो उनकी कहीं और हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बच्चों को, आपका मेन मोटिव क्या है कि बच्चे पढ़ें। एज ए टीचर आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों को आप अच्छे से अच्छा पढ़ाएं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सस्ता टिकाऊ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 3, गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। ये कह रखा है, ये अप्लीकेबल है किसके अंदर, ऑफिस के अंदर, सिर्फ ऑफिस में, सोशल सिचुएशंस में, ऑल द प्लेसेज इंक्लूडिंग स्कूल इक्वली और ओनली इन स्कूल। ये सारी चीज़ों का इसी में इंक्लूड कर लिया सारे। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है, लेकिन ज़्यादा अच्छा कौन सा है, ये। कोई भी प्लेस हो, अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो ऑफिस हो, या फिर सोशल सिचुएशंस हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रेट्स आर रिक्वायर्ड फर्स्ट इन ए पर्सन फॉर द लाइफ पर्पज ऑफ अडोप्टिंग टीचिंग प्रोफेशन एंड इट्स प्रिपरेशन। आपको क्या करना चाहिए, डिजायर टू गेट फेम इन द सोसाइटी। आपको क्या करना है, फेम लेना है सोसाइटी के अंदर। पॉजिटिव टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड होना चाहिए। विलिंगनेस ऑफ पर्सन टू वर्क ऑन लेस सैलरी एंड लेस अमाउंट ऑफ फैसिलिटेट। क्या होना चाहिए आपके उसमें, क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 का आप जवाब देंगे, फिर मैं कल अदरवाइज इसका आपको ऑप्शन बताऊंगी क्या होगा। नेक्स्ट अपने पास 5th, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर ऑफ द टीचर
कैन बैडली अफेक्टेड द स्टूडेंट्स, कौन सी चीज़ है जो बच्चे को बैडली इफेक्ट करेगी। टीचर कमिंग टू द क्लास लेट, गलत बात तो है ही वैसे। फिर अलॉटिंग लेस मार्क्स टू द स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन, ये तो ठीक ठाक बात है। पनिशिंग द स्टूडेंट इन द क्लास, ये भी, पर कभी कभी करना ही पड़ता है जब बच्चा ना ही माने तो। शोइंग पार्शलिटी इन फेवर ऑफ सम स्टूडेंट, ये सबसे घटिया बात है, इससे बच्चा सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट होता है जब एक टीचर पार्शलिटी करता है और किसी बच्चे का फेवर करता है, ठीक है। तो ये सबसे खराब बात है, इन सब में से सबसे खराब बात डी ऑप्शन है, तो डी। तो आप फोर्थ ऑप्शन का खुद से बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, अदरवाइज कल की क्लास में हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।